المظلومين من سجون النظام إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالإخوة المجاهدين والمواطنين والحفاظ على جميع ممتلكات सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को अपने परिवार के साथ रूस में भागकर शरण लेनी पड़ी है क्योंकि सीरिया पर कब्जा हो चुका है उस शख्स का या उस संगठन का जो उसामा बिन लादेन को अपना गुरु मानते थे। जी हां, हयात तहरीर अल शाम, सीरिया का जो बागी गुट था, उसका सीरिया पर कब्जा हो गया है और सबकी निगाह इस शख्स पर है, अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो सीरिया का नया शासक है। इस वक्त कहा जा सकता है दोस्तों कि मध्यपूर्व में नया कोहराम मच गया है, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि इस वक्त तनाव सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच में है, इसराइल और फलस्तीन के बीच में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, मगर अब सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस परिवार का सीरिया पर 50 साल से ज्यादा वक्त तक राज था, उनका तख्ता पलट हो गया है और अब बागियों का कंट्रोल हो गया है पूरी सीरिया पर। मगर सबसे बड़ा सवाल कि सीरिया की जो तानाशाह है बशर अल असद इस वक्त कहां है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी तस्वीर है जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। मगर जो खबर आ रही है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस वक्त सीरिया के तानाशाह बशर अल असद जो हैं वो रूस में मौजूद हैं। उन्होंने दमिश्क से एक विमान लिया और अपने परिवार के साथ जो है वो रूस पहुंच गए हैं। इस बारे में क्रेमलिन के सोर्सेज, क्रेमलिन के सूत्र, रूसी क्रेमलिन के सूत्र क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रूस की सरकारी समाचार एजेंसीज ने खबर दी है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है और उन्हें शरण दी गई है। यह जानकारी इस्लामवादी नेतृत्व वाले विद्रोहियों द्वारा सीरिया पर नियंत्रण करने के कुछ घंटों बाद सामने आई है। क्रेमलिन के एक सोर्स ने, क्रेमलिन के एक सूत्र ने टैस और रिया नोवस्ती समाचार एजेंसी को बताया कि असद और उनके परिवार के सदस्य मॉस्को में पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने मानवीय आधार पर शरण दी है। रविवार को अधिकांश समय सोशल मीडिया पर फ्लाइट ट्रैकर्स असद के रहस्यमय ठिकानों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। जी हां दोस्तों, असद कहां जा सकते हैं, सबकी निगाह जो है फ्लाइट ट्रैकर्स पर थी। यह बताया जा रहा था कि वो ईरान भी जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ईरान और सीरिया जब तक बशर अल असद वहां पर राष्ट्रपति थे, उनके संबंध बहुत करीबी रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि दरअसल हयात तहरीर अल शाम का मुखिया अबू मोहम्मद जुलानी कौन है। मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस घटनाक्रम का आगे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसराइल को मौका मिल गया है और सीरिया के साथ जो उसका बफर जोन था वहां पर उसने कब्जा कर लिया। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको यह मानचित्र दिखाना चाहता हूं। यह वो मानचित्र है सीरिया का जो तहरीर अल शाम के कब्जे से पहले का मानचित्र था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदा दिखाया गया है सीरिया के अधिकतर हिस्से पर बशर अल असद का हिस्सा था, जो आप ग्रे में हिस्सा देख रहे हैं, ग्रे रंग में जो हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर बशर अल असद का हिस्सा था, कब्जा था उनका। और तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोही और तुर्की सेना का जो लाल रंग आप देख रहे हैं, वहां पर जो तुर्की समर्थित सीरिया विद्रोही और तुर्की सेना, क्योंकि हयात तहरीर अल शाम उसे समर्थन मिल रहा था तुर्की का, ये जो लाल हिस्सा है उनका जो कब्जा वहीं तक सीमित था। उसके अलावा जो आप ऑरेंज हिस्सा देख रहे हैं आलेपो का, यहां पर सीरियाई विद्रोहियों का कब्जा था, यानी कि कहा जा सकता है यहां पर कब्जा था जुलानी का। मगर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आलेपो पर पहले ही उनका कब्जा था, उसके बाद वो अपना दम दिखाते हैं आलेपो के ठीक नीचे हमा पर, और हमा के बाद जुलानी कदम रखते हैं होम्स में, और जैसे ही वो होम्स में कदम रखते हैं, बशर अल असद समझ गए हैं कि उनका टाइम पूरा हो चुका है, और तब वो अपने पूरे परिवार के साथ एक प्लेन में सवार होते हैं और रूस का रुख करते हैं। इस बारे में बीबीसी का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। सीरिया में विद्रोही समूहों ने आलेपो, हमा और होम्स शहर पर कब्जा करने के बाद
राजधानी दमिश्क में कब्जा कर लिया है। इसके बाद विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आजाद है। सीरिया के प्रधानमंत्री जो बशर अल असद के साथ थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हयात तहरीर अल शाम हर उस शख्स को निशाना बनाने वाला है जो बशर अल असद के करीब थे। इसीलिए सीरिया के प्रधानमंत्री ने अपने तेवर बदल लिए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा है कि वो दमिश्क में ही मौजूद हैं और लोगों के हित में काम करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में उन्होंने कहा है, सीरिया एक आम देश की तरह बन सकता है जिसके अपने पड़ोसियों और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हों। इस बीच विपक्षी नेता हादी अल बहरा ने कहा है कि दमिश्क सुरक्षित है। बहरा ने अरबी न्यूज चैनल अल अरबिया से कहा कि असद की सरकार गिर गई है और सीरिया के इतिहास का काला युग बीत चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबू मोहम्मद जुलानी ने सीरिया की सबसे बड़ी मस्जिद में लोगों को अपना संबोधन दिया और ऐलान कर दिया कि किस तरह से अब सीरिया पर उनका कब्जा है। यह वीडियो अब से ठीक 6-7 घंटे पहले सामने आया दोस्तों। देखते हैं इस वीडियो को और मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। At this moment, we should come together for a moment to observe some silence and offer some prayers to pray to God Almighty and thank Him for this victory. God will not fail you. This victory is for all the Syrians. They were all part of this victory. A Syria for all people were listening. तो देखा आपने, इस संबोधन के मायने को समझिए दोस्तों। सीरिया की सबसे बड़ी मस्जिद से वो ये संबोधन करते हैं और अब देश की जनता को बता रहे हैं कि तानाशाह का युग खत्म हो गया है। दोस्तों, जुलानी के बारे में कहा जाता है कि वो अलकायदा से बहुत इंस्पायर्ड थे। अमेरिका के हिसाब से ये व्यक्ति एक आतंकवादी है और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ओसामा बिन लादेन से इंस्पायर्ड है उसे भारत भी आतंकवादी कहेगा। मगर भारत के लिए भी आने वाले दिन जो हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि अब हयात तहरीर अल शाम का सीरिया पर कब्जा है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, ये भारत के रणनीतिकार आने वाले दिनों में इसकी मंत्रणाएं करने वाले हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आखिर कौन है अबू मोहम्मद जुलानी? जुलानी के बारे में कई किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब वो सीरिया का मुस्तकबिल है, सीरिया का भविष्य ये शख्स तय करेगा। ये वो आदमी है जो अल कायदा को अपना हीरो मानता था। ये वो आदमी है जिसके एक दाव ने बशर अल असद को चित कर दिया है। ये वो आदमी है जिसके साथ अब सीरिया का पूरा राजनीतिक तंत्र दिखाई दे रहा है, चाहे सीरिया के प्रधानमंत्री हो या उनका विपक्ष। ये वो आदमी है जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, उन्होंने जो मस्जिद से, सीरिया की सबसे बड़ी मस्जिद से अपना संबोधन दिया, उसके बाद उनके रुख में नरमी दिखाई दे रही है। दोस्तों, हयात तहरीर अल शाम दमिश्क पर कब्जा करने वाला है, इस बात की भनक बशर अल असद को पहले ही मिल गई थी। और न सिर्फ बशर अल असद को, ईरान भी समझ गया है कि बशर अल असद का वक्त जो है वो पूरा होने वाला है। हिजबुल्लाह, जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी विरोध की धुरी का हिस्सा थी, वो भी सीरिया से पीछे हट गया है। पिछले कुछ अरसों में, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लगातार कमजोर होता गया है और ऐसे में अब उसने सीरिया से भी अपना हाथ खींच लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी मौजूदगी की दस्तक दी थी जब वो एलेपो के एक ऐतिहासिक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नजर आए थे। एलेपो में अपनी मौजूदगी को दर्ज करने के बाद उनकी निगाहें होम और होम्स पर थी
और बशर अल असद समझ गए थे कि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और हयात तहरीर अल शाम दमिश्क की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भी उन तस्वीरों को देख रहा था जब अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है अपने समर्थकों के बीच, उनके नारों के बीच, अल्लाह अकबर के नारों के बीच, नारे तकबीर के नारों के बीच जो है अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रहा था। और उसके बाद दुनिया समझ गया था कि बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मगर जुलानी की बात की जाए दोस्तों, तो इसके मन में बशर अल असद और उनके पिता के लिए जबरदस्त नफरत पल रही थी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों, और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि इस आदमी का इतिहास क्या है। आपकी स्क्रीन पर 1982 का साल था। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक मिडिल क्लास सुन्नी परिवार में अहमद हुसैन अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म हुआ। उसका परिवार एक मिडिल क्लास अरब परिवार था। पिता एक इंजीनियर थे और परिवार सऊदी अरब की अरामको कंपनी के करीब रहता था। सऊदी अरब में बिताया गया शुरुआती बचपन जुलानी के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी छाप छोड़ गया। वो पढ़ाई में अच्छा था और अपने साथियों के बीच एक होशियार लड़के के तौर पर जाना जाता था। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। यह था उसकी गहरी धार्मिकता और इतिहास में रुचि। लेकिन उसके परिवार पर सीरिया की राजनीति का गहरा असर हुआ। बशर अल असद और उनके पिता की वजह से जुलानी और उनके पिता को सीरिया छोड़कर सऊदी अरब भागना पड़ा, वहां शरण लेनी पड़ी। और जब यह व्यक्ति जवान हुआ तो सीधे जुड़ गया अलकायदा से। अलकायदा से जुड़ने के बाद इस व्यक्ति ने कसम खा ली कि हर कीमत पर बशर अल असद को सत्ता से हटाना है। इसमें दो राय नहीं है कि बशर अल असद एक तानाशाह था। मगर इस वक्त जो नया शख्स वहां काबिज हुआ है उसके लिंक्स अलकायदा से हैं। लिहाजा अबू मोहम्मद अल जुलानी के सीरिया में प्रवेश को लेकर यहां भारत में जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए आगे की राह क्या होने वाली है हम में से कोई नहीं जानता है दोस्तों। सवाल यह कि एक व्यक्ति जो विचारधारा के तौर पर खुद को उसामा बिन लादेन के करीब पाता है, क्या वो भारत की निगाह से सामरिक तौर पर सही होगा? सबसे बड़ी बात है, सबके जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। इसराइल का क्या होगा, ईरान का क्या होगा, हिजबुल्लाह का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसका हिस्सा सीरिया थी, हिजबुल्लाह थी और ईरान थी, जो अब बिखर गया है बुरी तरह से, उसका क्या होने वाला है। तो अब मैं आपके उन सवालों का जवाब देने वाला हूं, अब जबकि बशर अल असद जो हैं वो रूस में मौजूद हैं, अब जबकि हिजबुल्लाह जो है वो सीरिया से पीछे हट गया है, ईरान में जबरदस्त असमंजस दिखाई देने वाला है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, जिसमें शामिल है हिजबुल्लाह, ईरान और यही नहीं, यमन का जो हूती विद्रोही गुट है वो भी। इन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है आपकी स्क्रीन पर। इसराइल के साथ जंग के बाद हिजबुल्लाह खुद ही काफी कमजोर हो चुका है और इसका अपना भविष्य ही अनिश्चित नजर आ रहा है। ईरान समर्थित एक अन्य गुट हूती भी यमन में हवाई हमलों के निशाने पर रहा है। इन गुटों के अलावा इराक में सक्रिय हथियारबंद गुट और गजा में हमास जैसे गुटों को ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। उन्हें काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इस वक्त एक देश जो है वो जश्न मना रहा है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के नाम संबोधन देते हैं और उनका यह कहना है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बर्बाद हो गया है। उनका यह कहना है कि बशर अल असद भाग गए हैं और अब सीरिया में हालात जो हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। ईरान कमजोर हो गया है, हिजबुल्लाह खत्म हो गया है और यह व्यक्ति इस वक्त खुश दिखाई दे रहा है। मगर अगर आपने गौर किया होगा, अमेरिका को यह नहीं समझ आ रहा कि हम क्या प्रतिक्रिया दें। जैसे मैंने बताया, सीरिया पर काबिज हो चुका है अबू मोहम्मद अल जुलानी और आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति, किस तरह की कूटनीति सामने उभर कर आने वाली है, कोई नहीं जानता। इस बीच इसराइल को मिल गया है मौका और उसने उस बफर जोन पर कब्जा कर लिया है जिसको लेकर समझौता 70 के दशक से था।
जी हां, यह कहा गया था कि इस बफर जोन में ना सीरिया कदम रखेगा और ना इसराइल, मगर जैसे ही सीरिया की सेना पीछे हटती है, इसराइल उस पर कब्जा कर लेता है। और इसका ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ किया। क्या कहा गया आपके स्क्रीन पर? अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि असद का पतन अपने साथ इसराइल के लिए अवसर और जोखिम भी लेकर आया है, जिसमें सीमा क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि शनिवार को उन्होंने इस्राएली बलों को क्षेत्र में बफर जोन और निकटवर्ती रणनीतिक पदों पर नियंत्रण लेने का निर्देश दिया, यानी बफर जोन पर कब्जा करने का ऐलान किया। अपने संदेश में नेतन्याहू ने दावा किया कि मौजूदा बफर जोन को नियंत्रित करने वाला 1974 का समझौता सीरियाई सैनिकों द्वारा अपना पद छोड़ने के बाद ढह गया है। मैंने कहा ना आपको, 70 के दशक में सीरिया और इसराइल के बीच में समझौता था। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें इन इलाकों पर कब्जा करना पड़ रहा है, यानी कि इसराइल को मौका मिल गया है। और यकीन मानिए, इसराइल अब इस बफर जोन पर जो है बगैर जंग के अपने कब्जे को छोड़ने नहीं वाला है। मगर सबसे बड़ा सवाल, हयात तहरीर अल शाम के सीरिया पर कब्जे के बाद इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। हयात तहरीर अल शाम, जिसे HTS भी कहते हैं, उसका इतिहास बहुत ज्यादा हिंसक रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। HTS की जड़ें अलकायदा से जुड़ी हैं और उसका अतीत काफी हिंसक रहा है। हालांकि ये गुट पिछले कुछ साल से खुद को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उनके हालिया संदेशों में भी कूटनीतिक और मेल मिलाप वाली भाषा नजर आती है, लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं हैं और ऐसे लोग उस बात को लेकर चिंतित हैं जिसे शायद सीरियाई शासन को गिराने के बाद अंजाम देने की योजना बन रही होगी। ठीक उसी समय सीरिया में नाटकीय सत्ता परिवर्तन से शासन के शीर्ष पर एक खालीपन आ सकता है, जिसकी वजह से अराजकता और इससे कहीं ज्यादा हिंसा शुरू हो सकती है। मगर अगर सीरिया का पूरा विपक्ष और बशर अल असद के करीबी जो प्रधानमंत्री हैं पूरी तरह से जुलानी के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो इस अराजकता पर लगाम लगाया जा सकता है। मगर नए सिरे से सीरिया और इसराइल के बीच में तनाव पैदा होने वाला है दोस्तों, और इस बात को भी